तो चलिए, तो हमने लास्ट क्लास में बता दिया था आपको कि कैसे जो ह्यूमरल इम्यूनिटी का एक्शन कैसे होता है, ये बता दिया था मैंने आपको, है ना। हाउ ह्यूमरल इम्यूनिटी टेक्स प्लेस एंड व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ हाउ बी lymphocytes secrete antibodies, what is B lymphocytes, what is plasma B cells, और हमने बताया था आपको PIR और SIR के बारे में। नहीं, आई एम नॉट एट माई होम, अभी मैं घर पे नहीं हूं, मैं बाहर हूं, इसलिए मैंने यही क्लास अरेंज कर लिया। ठीक है, अब देखो यहां पर देखिए, तो मैंने एक टर्म यूज किया था PIR एंड SIR, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, है ना। इसको मैं ग्राफ में पहले बता देता हूं आपको कि ग्राफ से कैसे समझेंगे आप इसको। ये देखिए, जैसे मान लो आप एक ग्राफ ऐसे प्लॉट कर रहे हो, ठीक है, और हमने यहां पे लिया है अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी, यहां पे हमने लिखा है डेज, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है इसमें। अब देखिए ग्राफ ऐसे बनाया जा रहा है, देखो ठीक है, और एक ग्राफ देखो ऐसा बन रहा है। देखो यहां देखिए, सपोज करो इस पॉइंट पे आपकी बॉडी में एक एंटीजन ए हमने एक्सपोज किया है। ए मान लो, ये क्या बताओ, एक एंटीजन है, ए एंटीजन है, देखो आपने यहां पर दिया है, और देखो ये एंटीजन के बाद जो एंटीबॉडी का पिक आता है, देखो यहां पर ये जो एंटीबॉडी का पिक आप देख रहे हैं, ये यहां से लगभग यहां तक आने में ये लगभग 7 to 10 डेज का टाइम लगता है, देखो इसमें, ठीक है। कुछ समय के बाद देखो यहां पर दो एंटीजन एक साथ डाला गया, देखिए एक तो एंटीजन ए वापस डाल दिया हमने, देखो, और एक नया एंटीजन यहां पे डाला है जो आप रेड कलर से देख रहे हैं। ये एंटीजन क्या बताओ, बी है। आप देखिए जैसे आप एंटीजन डालेंगे, ये देखो ये पिक देखिए, केवल 3 to 5 डेज में, केवल 3 to 5 डेज में देखो ये यहां पर आ गया, देखो क्या अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी। तो कम ओनली 3 to 5 डेज में देखो एंटीबॉडी का अमाउंट कितना ज्यादा हो गया है, और उसी समय जिस समय आपने बॉडी में एंटीजन ए डाला था, उसी मोमेंट पे आपने एंटीजन बी भी डाल दिया है। कंट्रोल रिएक्शन कहते हैं देखो इसको। और बी के डालने के बाद देखो वापस अगर देखेंगे आप, तो यहां से लेके यहां तक ये जो टाइम है, ये वापस कितना होगा बच्चे, ये होगा वापस 7 to 10 डेज का। अब इस पूरे ग्राफ से क्या समझ में आया, देखो इस पूरे ग्राफ से ये समझ में आया आपको कि ये क्या था बताओ। ये जो पिक आप देख रहे हो, ये वाला, ये क्या है बताओ, इसे कहते हैं प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स। क्या कहते हैं इसको, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स फॉर एंटीजन ए। देखो ए के रेस्पॉन्स में देखो ये PIR कहते हैं, और वही एंटीजन आपने कुछ समय के बाद फिर से डाल दिया, वही एंटीजन आपने कुछ समय के बाद फिर से डाल दिया, तो देखो यहां पर ये देखिए, ये देखो ये क्या बताओ, इसे कहते हैं सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स फॉर एंटीजन ए। ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा है। और उसी समय आपने क्या डाला, देखो बी, तो ये क्या बताओ, ये है प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स किसके लिए, बी के लिए।
क्लियर, समझ में आ रहा है ये चीज? तो मुझे बताओ एक चीज यहां पर, अब ये जो टाइम का डिफरेंस आप देख रहे हैं, कम समय में ज्यादा एंटीबॉडी फॉर्म हो गया। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में एनसीईआरटी में वर्ड यूज किया गया है एनामेनेस्टिक इम्यून रिस्पॉन्स, एनामेनेस्टिक एक्टिविटी, फास्ट होता है, ज्यादा क्विक होता है और ज्यादा अमाउंट में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ज्यादा अमाउंट में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हुआ, क्यों बताओ? क्योंकि जब आपने एंटीजन ए डाला था बॉडी के अंदर, उस समय आपके बॉडी में क्या बन गया था? मेमोरी सेल्स अगेंस्ट एंटीजन ए। और मेमोरी सेल्स बनने की वजह से, तो ये याद रखना, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स मोर रैपिड होता है, मोर इफेक्टिव होता है, मोर इफेक्टिव भी होता है। क्यों बताओ? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी बी सेल्स, मेमोरी बी सेल्स। तो whenever we take first time, जब भी आपकी बॉडी में फर्स्ट टाइम किसी एंटीजन का एक्सपोजर किया जाएगा, उस समय दो चीजें होती हैं, कुछ अमाउंट में एंटीबॉडी बनता है और वहीं पर मेमोरी सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। सेकंड एक्सपोजर अगर आप उसी एंटीजन का देंगे तो आपकी बॉडी में फास्ट रिस्पॉन्स मिलेगा आपको, एनामेनेस्टिक रिस्पॉन्स लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। और वो क्यों होता है बताओ? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी बी सेल्स। क्लियर? हाँ जी बच्चे, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है ना? हाँ, मेमोरी बी सेल्स की वजह से जो आपका सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है वो ज्यादा रैपिडली होता है। ठीक है? तो देखो, ये जो आपने रेड वाला पार्ट देखा है आपने, ये क्या था बताओ? जिस समय आपने बॉडी में ए एंटीजन डाला है, वहां पर बी भी डाल दिया है, बट बी को वापस रिस्पॉन्स दिखाने के लिए कितना टाइम लग गया? 7 to 10 डेज का। तो ये जो पिक आप देख रहे हो, ये क्या है बताओ? ये है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स फॉर एंटीजन बी। एंड दैट्स वाई, याद रखिएगा, अगर पूछा जाए आपसे कि वैक्सीन जो बॉडी में दिया जाता है, आपको पता ना वैक्सीनेशन जो किया जाता है, जो बॉडी में वैक्सीन दिए जाते हैं वो बार बार दिया जाता है, रिपीट किया जाता है। क्यों? जितनी बार आप रिपीट करेंगे वैक्सीन को, उतना ज्यादा आपके बॉडी में बढ़िया मेमोरी सेल्स बनेगा। तो वैक्सीनेशन का पर्पस यही होता है कि आपके बॉडी के मेमोरी सेल्स को और ज्यादा परफेक्ट बना दिया जाए, क्योंकि दोबारा अगर वही उसी तरह का बैक्टीरिया वायरस अगर बॉडी में आ गया तो आप बहुत जल्दी उस पर एक्ट करेंगे। तो वैक्सीनेशन इज गिवन एट रेगुलर इंटरवल्स फॉर अ सर्टेन पीरियड। इसका कारण क्या बताओ? वैक्सीन्स को सर्टेन इंटरवल्स पे दिया जाता है, किस लिए बताओ? टू मेक द मोर परफेक्ट क्या? मेमोरी बी सेल्स। तो ये लाइन ऐड कर लीजिएगा कि वैक्सीन्स आर गिवन एट रेगुलर इंटरवल्स for the better perfection of memory cells, memory B cells, for the better perfection of memory B cells। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया है आप लोगों को? ठीक है, चलिए, तो ये मैंने बता दिया आपको क्या होता है ह्यूमरल इम्यून सिस्टम, मोड ऑफ एक्शन ऑफ AMIS। हाउ, अब देखो मैं बता रहा हूं आपको स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, लिखिए आगे। अब ये आप लोगों ने लिख लिया, इसको मिटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सीधा ये डिलीट हो जाएगा। सबने लिख लिया इसको? हाँ जी, अदिति क्या पूछ रहे हो आप? अदिति, व्हाट आर यू आस्किंग? एंटीबॉडी, वही भी बता रहा हूं, वही पे आ रहा हूं। मैंने क्या बताया देखो, 3 to 5 डेज। देखो सेकेंड टाइम कहते हैं, अगर आपने वही एंटीजन बॉडी में डाला है, देखो वही एंटीजन बॉडी में ए डाला है, तो 3 to 5 डेज में कितना ज्यादा एंटीबॉडी बन गया। देखो ये वाला पार्ट दो, इसको सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं।
पहले कितना टाइम लगा था? 7 to 10 डेज का। बाद में कितना टाइम लगा? 3 to 5 डेज का। देखो यहां से लेके यहां तक 3 to 5 डेज है। ये फास्ट रेस्पॉन्स है, ये क्विक रेस्पॉन्स कहते हैं। एनसीईआरटी में एक वर्ड यूज किया गया, देखो, एनामेनिस्टिक रेस्पॉन्स लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। आप पढ़ोगे एनसीईआरटी में तो ये वर्ड लिखा मिलेगा आपको, एनामेनिस्टिक रेस्पॉन्स। समझ में आ गया? चलिए, अदिति समझ में आ गया तुम्हें ये? ठीक है, चलिए अब मैं इसको यहां से हटाऊं इस स्क्रीन को अब। ठीक है, ओके। देखो स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। एक एंटीबॉडी कैसा स्ट्रक्चर है वो देखिए आप यहां पर। देखो तो एंटीबॉडी देखो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। देखो यहां पर देखिए, एक सिंगल मोनोमर कहते हैं। देखो इसमें इस तरह का, तो ये स्ट्रक्चर है एक सिंगल मोनोमर कहते हैं। देखो इसको, ये एक मोनोमर ऑफ एंटीबॉडी कहते हैं। इसमें देखो ये जो आप देख रहे हो व्हाइट वाला जो पार्ट देख रहे हैं, इसे कहते हैं इसका हैवी चेन कहते हैं इसको। ये जो रेड वाला पार्ट आप देख रहे हैं इसको कहते हैं इसका लाइट चेन कहते हैं। देखो इसको हैवी चेन, लाइट चेन। जो रेड वाला होता है लाइट चेन होता है। हैवी चेन में अप्रोक्सीमेटली 500 अमीनो एसिड्स होते हैं और लाइट चेन में लगभग 250 अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है बच्चों, और याद रखिएगा इसमें कि ये दोनों चेन आपस में इस तरह से देखो डाइसल्फाइड लिंकेज होता है। देखो सल्फाइड ब्रिज कहते हैं। देखो इसको, इसे क्या बोलते हैं बताओ? इसे कहते हैं सल्फाइड ब्रिज, जो दोनों चेन को आपस में कनेक्ट करता है। हैवी चेन और लाइट चेन कहते हैं। मतलब एक एंटीबॉडी के एक मोनोमर में क्या होते हैं? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। लिखा जाता है देखो इसको L2 और H2। हैवी चेन 2 होते हैं और लाइट चेन भी 2 होता है। देखो रेड वाला लाइट चेन है और जो व्हाइट वाला है वो हैवी चेन होता है। और ये पॉलीपेप्टाइड है, तो ये किसका बना होगा? इट इज मेड अप ऑफ एमाइनो एसिड। ठीक है, और देखो यहां पर एक चीज, इसके बाद देखो इसका ये जो पार्ट है, देखिए यहां देखो, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, देखिए इसमें कुछ इस तरह का आप देखोगे एक स्ट्रक्चर है ऐसा। देखो और देखिए इसमें से इसके अंदर ये देखो ऐसे, ये जो आप पार्ट देख रहे हो यहां देखिए ऐसे, अब इसमें ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसका यहां से यहां तक एंटीबॉडी का, इसमें ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है किसका? एंटीजन का। ये एंटीजन का स्ट्रक्चर है। देखो, और एंटीजन जिस पार्ट में एंटर हुआ है, देखो ये इसका, इसे कहते हैं FV, वेरिएबल फ्रेगमेंट कहा जाता है इसको। ये जो पार्ट है देखो एंटीबॉडी का, एंटीबॉडी के जिस पार्ट में एंटीजन अगर अटैच कर रहा है, एंटीबॉडी के उस पार्ट को FV कहते हैं, वेरिएबल फ्रेगमेंट कहते हैं।
क्या कहते हैं इसको? FV कहते हैं, वेरिएबल फ्रेगमेंट। और इसी को क्या कहते हैं? देखो इसी का दूसरा नाम क्या है? इसी को कहते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट कहते हैं। इसी को कहते हैं, एक और टर्म देते हैं इसको, पैराटोप कहा जाता है। देखो तो एक एंटीबॉडी में क्या क्या होता है? देखो एक FB यहां पर है, एक FB यहां पर भी होता है। FV मतलब वेरिएबल फ्रेगमेंट कहते हैं, जिसमें एंटीजन अटैच करता है, ठीक है। और याद रखना जो इसका रिमेनिंग पार्ट है, देखिए ऐसे, जो इसका रिमेनिंग पार्ट है, देखो ये पूरा स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं FC। FC कांस्टेंट फ्रेगमेंट कहते हैं इसको। FC का मतलब क्या बताओ? इसे कहते हैं कांस्टेंट फ्रेगमेंट। इसको कहते हैं कांस्टेंट फ्रेगमेंट कहा जाता है इसको, ठीक है बच्चे। तो एक एंटीबॉडी में क्या क्या हो गया बताओ? दो वेरिएबल फ्रेगमेंट है और एक कांस्टेंट फ्रेगमेंट होता है। वेरिएबल फ्रेगमेंट वो होते हैं जहां पर एंटीजन का पार्ट बाइंड करता है, और याद रखना एंटीजन का वो पार्ट जो एंटीबॉडी से बाइंड करता है। देखो ये वाला पार्ट देखिए इसका, यहां से लेके यहां तक, देखो ये तो पूरा एंटीजन है। एंटीजन का वो पार्ट जो एंटीबॉडी से बाइंड करता है उसे ईपीटोप कहते हैं। फिर से समझो मैं क्या बोल रहा हूं। एंटीजन का ईपीटोप और एंटीबॉडी का पैराटोप, ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर होता है, लॉक एंड की सिस्टम में फिट होता है वो। मैं क्या बोल रहा हूं? एंटीजन का वो पार्ट जो एंटीबॉडी से बाइंड करता है उस पार्ट का नाम ईपीटोप होता है। एंटीबॉडी का वो पार्ट जो एंटीजन से बाइंड करता है उसको पैराटोप कहते हैं। ईपीटोप पैराटोप, ईपीटोप पैराटोप। ईपीटोप किसमें होता है? एंटीजन में। और पैराटोप कहां पे होता है बताओ? वो होता है एंटीबॉडी में। बच्चे समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? एंटीबॉडी के एक मोनोमर में क्या क्या होता है बताओ? एंटीबॉडी के एक मोनोमर में दो एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है। देखो मोनोमर कंटेन्स, देखिए ऐसे, दिस कंटेन्स टू एंटीजन बाइंडिंग साइट, एक यहां पर और एक यहां पर। तो एक मोनोमर में कितने कितने एंटीजन बाइंड हो सकते हैं? दो। किस पार्ट में? उसके वेरिएबल फ्रेगमेंट में। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि इसे वेरिएबल फ्रेगमेंट क्यों कहते हैं? हाँ जी बच्चे, इसे वेरिएबल फ्रेगमेंट क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर यह है कि इसके वेरिएबल फ्रेगमेंट में जो एमाइनो एसिड का सीक्वेंस होता है वो फिक्स नहीं होता। कांस्टेंट फ्रेगमेंट में अमीनो एसिड का सीक्वेंस फिक्स होता है। वेरिएबल कहने का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ एमाइनो एसिड चेंजेस फ्रॉम वन एंटीबॉडी टू अनदर एंटीबॉडी, एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड वेरिएबल फ्रेगमेंट। एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ नहीं है, बट याद रखिएगा कि वेरिएबल फ्रेगमेंट का मतलब क्या होता है? sequence of amino acid changes from one antibody to another antibody, and that's why this is called variable fragment. ये लिख लिया बच्चों ने? आपने लिख लिया? why it is called variable fragment? Why it is called variable fragment? Because the sequence of amino acid changes from one antibody to another antibody. ठीक है। अब देखो, तो मैंने क्या बताया कि एक मोनोमर में कितने एंटीजन बाइंड हो सकते हैं? दो। एंटीबॉडी का वो स्ट्रक्चर जो एंटीजन से बाइंड करता है उसे पैराटोप कहते हैं, और एंटीजन का वो पार्ट जो एंटीबॉडी से बाइंड करता है उसको ईपीटोप कहते हैं। एंड पैराटोप एंड ईपीटोप बाइंड्स लाइक लॉक एंड की सिस्टम। हर एंटीबॉडी का स्पेसिफिक एंटीजन होता है और हर एंटीजेंस के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी भी होता है।
तो एंटीजन एंड एंटीबॉडी का जो एक्शन होता है ये लॉक एंड की सिस्टम की तरह होता है। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया? तो इपिटोप इज ए पार्ट ऑफ एंटीजन एंड पैराटोप इज ए पार्ट ऑफ एंटीबॉडी। ठीक है, और ये है एक मोनोमर, इसे वन मोनोमर कहते हैं इसको। और देखो ये भी याद रखिएगा, आपको पता है कि एंटीबॉडी को एक और नाम देते हैं, इसको क्या बोलते हैं बताओ? इसे इम्यूनो ग्लोबुलिन कहा जाता है। एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। ये समझ में आ गया सबको? पैराटोप कहां है? अरे पैराटोप ये है, देखो ना, देखो ये पूरा पार्ट देखो ऐसे, ये अगर मान लो ये हमने बना दिया ऐसे, देखो देखो इसका ये जो पार्ट हो, देखो देखो यहां से यहां तक, इसका ये पार्ट जो होता है यहां से यहां तक, इसी को कहते हैं पैराटोप। समझ में आ गया पैराटोप क्या होता है? पैराटोप ये होता है, देखो इसका हाफ और इसका ये वाला 1/4 कह सकते हो आप। और आपके नीट के एग्जाम में, आपके एग्जाम में पहले पूछा गया था, आपके एग्जाम में ये पहले पूछा गया था, ये पूछा गया था कि जो एंटीजन, एंटीबॉडी के अंदर जो एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है उसमें कौन कौन से चेन होते हैं? केवल लाइट होता है, हैवी होता है, दोनों होता है? ऑब्वियसली बात है कि पैराटोप में लाइट चेन भी होता है और हैवी चेन भी होता है। ये समझ में आ गया? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले आया है कि पैराटोप में क्या क्या होता है, तो उसमें लाइट चेन भी होता है और उसमें हैवी चेन भी होता है, और ये चेन आपस में कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ डाई सल्फाइड ब्रिज। क्लियर? समझ में आ गया बच्चे? पीपी का फुल फॉर्म कहां लिखा हमने? पीपी, पीपी कहां लिखा? अरे 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड, पीपी मतलब पॉलीपेप्टाइड। चलिए तो इसको मैं हटा देता हूं स्क्रीन को अब, ठीक है? देखो टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का, एंटीबॉडी को एंटीबॉडी कहते हैं, एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन कहा जाता है, आईजी, इम्यूनोग्लोबुलिन। ये देखो जैसे लिखा गया, देखो IgG, IgA, IgM, IgD, एक होता है IgE। गम दे, गम दे, गम दे, गम, गैमडी, ये सीक्वेंस है। देखो ये 5 तरह के एंटीबॉडीज हैं। आईजी मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन GAMDE। ठीक है बच्चों? आवाज आ रही है आप लोगों को ना? ऑडिबल है सबको? ठीक है। तो देखो ये 5 तरह के, अब इतने हाईफाई सिस्टम में ऑडिबल कैसे नहीं हो सकता है? वो तो आपका ही कुछ प्रॉब्लम होगा फिर। देखो तो 5 तरह के एंटीबॉडीज हैं ये, GAMDE। इस सीक्वेंस में याद रखिएगा इसको। अमाउंट की बात करते हैं, याद रखना। IgG को कहते हैं, ये एक मोनोमर होता है और इसका अमाउंट सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम कहते हैं। देखो आपके बॉडी में सबसे ज्यादा IgG होता है। फिर देखो जो इसमें IgA होता है, IgA को डाइमर कहते हैं। डाइमर कहने का मतलब देखो इसमें दो, देखो एक ऐसा वाला पार्ट एक साथ आएगा, देखो, और यहीं पर देखो एक और बना दिया ऐसा, देखो साथ में रहते हैं ये,
दो इसमें यूनिट होता है देखो, और ये आपस में इसको जे चेन कहते हैं, ज्वाइनिंग चेन कहते हैं इसको, ज्वाइनिंग चेन से आपस में कनेक्टेड होता है, इसको डाइमर कहते हैं, डाइमर कहा जाता है इसको, क्योंकि दो मोनोमर होता है इसमें, तो डाइमर कह दिया इसको। इससे कम ये होता है, एम को पेंटामर कहा जाता है, इसे पेंटामर कहते हैं। 5 मोनोमर होता है, देख में पेंटामर का मतलब क्या हुआ, 5 मोनोमर कहते हैं इसको। और आप जानते हैं कि डी भी एक मोनोमर होता है और ई भी एक मोनोमर होता है। तो याद रखना कि जो डाइमर होता है उसमें 4 एंटीजन आ सकते हैं, जो इसमें पेंटामर है उसमें 10 एंटीजन आ सकते हैं, क्योंकि एक मोनोमर से 2 एंटीजन बाइंड होता है। और ये सीक्वेंस है देखो, सबसे ज्यादा आपके बॉडी में जी होता है, उससे कम ए होता है, उससे कम एम होता है, उससे कम डी होता है, और सबसे कम ई होता है, गैम डी। ये सीक्वेंस है देखो, ठीक है बच्चे। अभी रुक जाओ, मैं वहां पे आ रहा हूं। अब देखो, आपको ये पता है कि आईजीजी, ये जो होता है देखो आईजीजी, इट इज द सिंगल एंटीबॉडी विच कैन क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर। फिटस को जो आप कहते हैं, जो इनिशियल जो इम्यूनिटी बच्चे में आता है वो आईजीजी की वजह से होता है। इट इज अ सिंगल एंटीबॉडी विच कैन क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर। ये ऐड कर लेना, यहां पर लिख लो इसको, आईजीजी के बारे में लिखो, ठीक है। इट इज द सिंगल एंटीबॉडी, it is the single antibody which can cross the placental barrier. It is the single antibody which can cross the placental barrier and provide initial immunity in the during the embryonic development, लिख लिया बच्चे आप लोगों ने इसको? बढ़िया दिख रहा है सबको? देखो बड़े बढ़िया कलरफुल दिख रहा है ये, है ना। चलिए अब देखो इसमें आईजीए के बारे में देखो। आईजीए एक ऐसा एंटीबॉडी होता है जो बॉडी के हर नेचुरल सिक्रीशन में मिलता है। लिख लो आईजीए के बारे में, इट इज ए काइंड ऑफ एंटीबॉडी, it is a kind of antibody which are present in every kind of body secretion, जैसे अगर मैं बात करूं तो चलो ठीक है, कोलेस्ट्रॉल में तो होता ही है, आपको पता है ये सलाइवा में भी होता है, ठीक है। बॉडी के हर नेचुरल सिक्रीशन में इसका अमाउंट आपको मिलेगा, आईजीए कहते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद देखिए आईजीएम, इसको लार्जेस्ट एंटीबॉडी कहा जाता है। देखो आईजीएम को लार्जेस्ट एंटीबॉडी कहा जाता है, क्या बोलते हैं इसको, लार्जेस्ट एंटीबॉडी। एंड रिमेंबर आईजीएम, देखो बॉडी में कभी भी कोई इंफेक्शन अगर होगा तो सबसे पहले आईजीएम वहां पर इनिशिएट करता है आपके इम्यून सिस्टम वाले पार्ट को। देख लो आईजीएम, देखो आईजीएम के बारे में लार्जेस्ट एंटीबॉडी कहते हैं। देखो इट इज द टाइप ऑफ एंटीबॉडी which arrives first of all
first of all, at the site of injury, first of all, at the site of injury, and further stimulate the formation of, and further stimulate the formation of क्या, IgG, जो मोस्ट अबंडेंट होता है ना। तो याद रखना, जब भी आपके बॉडी में कोई पहली, अगर सबसे इनिशियल इन्फेक्शन कहते हैं आप, तो सबसे पहले वहां पे IgM अपीयर होता है, और IgM ही बाद में IgG के बनने को प्रमोट करता है। ये इंफॉर्मेशन याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो IgD ये एक तरह का रिसेप्टर की तरह वर्क करता है, एक्ट लाइक एज रिसेप्टर ऑन द surface of B cells। लिस्ट एक्टिविटी है, देखो लिस्ट एक्टिविटी कहते हैं। IgD का बहुत नोन एक्टिविटी पता नहीं है बॉडी के अंदर, कुछ करता है बट बहुत नोन इसका फंक्शन नहीं है IgD का। और आप जानते हैं IgE के बारे में, IgE इंटरेक्ट्स विथ mast cells, basophils, and trigger the allergic response। IgM stimulate the proliferation number of IgG, ये IgG के बनने को स्टिमुलेट करता है IgM, ठीक है। और देखो IgE एंटीबॉडी इंटरेक्ट्स विथ मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स एंड इट ट्रिगर द एलर्जिक रेस्पॉन्स। एलर्जी जानते हैं आप, ट्रिगर द एलर्जिक रेस्पॉन्स। ठीक है बच्चे, तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि ये क्या होता है, कैसे एंटीबॉडी के टाइप्स क्या होते हैं, और क्या इसका एक ब्रीफ मैंने बताया, इसके फंक्शंस क्या होते हैं। अभी बताता हूं, मोड ऑफ एक्शन बता देता हूं ब्रीफली, वो भी क्या होता है। ये समझ में आ गया आपको? तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा, गैम डी वाला सीक्वेंस याद होना चाहिए। अमाउंट की बात पे क्या कहा गया ये, और ये कैसे होता है ये। तो इसको मैं अब हटाऊं यहां से, ठीक है। सबने लिख लिया इसको, सबने लिख लिया इसको बच्चे? ओके गुड, चलिए अब देखो मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबॉडी कहते हैं। इसका फंक्शनिंग कैसे होता है देखो यहां पर, तो कुछ टर्म यूज करते देखो यहां पर, ए कॉम्प्लीमेंटल फिक्सेशन कहते हैं, नंबर 1। नंबर बी ऑप्सोनाइजेशन कहते हैं। नंबर सी दिस टर्म कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। देखिए कंप्लीमेंटल फिक्सेशन, ऑप्सोनाइजेशन एंड वन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। व्हाट इज दैट, समझो इसको आप क्या बोल रहा हूं। जैसे मान लो ये कोई आपकी बॉडी में एंटीजन है जो आपके बॉडी में ब्लड में मूव कर रहा है ना, और देखिए ऐसे, अब इसको चारों तरफ से देखिए ऐसे एंटीबॉडी ने क्या किया, इसको ऐसे सराउंड कर लिया, देखिए ऐसे।
ये इसके मूवमेंट को सीज कर देता है, देखो ये इसके मूवमेंट को, एंटीजन को ये कैच कर लेता है, चारों तरफ से पकड़ लेता है ये, और उसके मूवमेंट को ये बंद कर देता है। और ये एक तरह का ये क्या बन गया, देखो एक एबनॉर्मल सा स्ट्रक्चर बनेगा। और इस पे फिर क्या होता है बताओ, एक्टेड बाय मैक्रोफेजेस। एंटीजन मूवमेंट इज गेट फिक्स्ड बाय द एंटीबॉडीज, ठीक है। और इस काम में याद रखना, इस फिक्सेशन में दोनों चीजें आती हैं, आईजीजी भी आता है और आईजीएम भी आता है। तो पहले इसको फिक्स किया जाएगा, इसके मूवमेंट को बंद किया जाएगा, और बाद में मैक्रोफेज क्या करेंगे, इसको पूरी तरह से खा जाएंगे इसको। एंड दिस इज कॉल्ड कंप्लीमेंटल फिक्सेशन। फिर देखो, अगर मान लो ये कोई एंटीजन है और एंटीजन का सरफेस बहुत ज्यादा स्मूथ नहीं है, रफ सरफेस है, मैक्रोफेज को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है ये, तो क्या होगा देखो, इसके ऊपर एक स्मूथ कोटिंग होता है, देखो कोटिंग ऑफ एंटीबॉडी कहते हैं इसको, कोटिंग ऑफ एंटीबॉडी। और अगर ये कोटिंग हो गया तो यू नो इट इज, मतलब ये मैक्रोफेज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट द मैक्रोफेजिक सेल्स। और इससे मैक्रोफेज खा जाएगा, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑप्सोनाइजेशन कहते हैं। देखो इसको, जो चीज रफ है उसको बढ़िया सा पैकेज में बंद कर दिया गया, और ये काम, ये जो ऑप्सोनाइजेशन का काम है, ये होता है आईजीजी के थ्रू। मैंने कहा आईजीजी और आईजीएम मिलकर करते हैं कंप्लीमेंटल फिक्सेशन, ठीक है, समझ में आ गया। और आईजीजी करता है ऑप्सोनाइजेशन, इट मेक अ स्मूथ कोटिंग अराउंड द एंटीजन दैट अट्रैक्ट्स द मैक्रोफेजिक सेल्स। एंड व्हाट इज दैट न्यूट्रलाइजेशन? जैसे मान लो, देखो क्या होता है, ये मान लो ये सब क्या है, ये है, इसको कहते हैं बैक्टीरियल टॉक्सिन। और यहां देखिए ऐसे, इस टॉक्सिन को अगर मैं इसको ऐसे सराउंड कर दूं, देखिए ऐसे, अब ये एक एंटीबॉडी का कोटिंग होता है। नाउ दैट एंटीबॉडी कोटेड टॉक्सिन, देखो नाउ it cannot bind to nerve cell और मसल सेल, तो इसका एक्शन अब आपकी बॉडी पे नहीं होगा। देखो, कुछ बैक्टीरिया हमारे बॉडी में ऐसे होते हैं जो बनाते हैं टॉक्सिन, वो टॉक्सिन आपके बॉडी की मसल सेल पे बाइंड करता है, नर्व सेल पे बाइंड करता है। अगर उस टॉक्सिन को ही चारों तरफ से बंद कर दिया जाए और ऐसा कोटिंग कर दिया गया कि वो अब आपके नर्व सेल से अटैच नहीं कर सकता, आपके मसल सेल पे अटैच नहीं कर सकता, तो वो टॉक्सिन आपके लिए क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, इसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। टॉक्सिन को क्या कर दिया गया बताओ, बैक्टीरियल टॉक्सिन को सराउंड कर दिया गया, किससे, एंटीबॉडी से। और ये भी काम आईजीजी की वजह से ही होता है, याद रखना, ये प्रोसेस भी आईजीजी की वजह से ही होता है। तो ब्रीफली, यस, न्यूट्रलाइजेशन भी आईजीजी से होता है और ऑप्सोनाइजेशन भी आईजीजी से ही होता है। देखो ऑप्सोनाइजेशन क्या है, एक ऐसा एंटीजन, एक ऐसा पैथोजन जिसके सरफेस काफी इरेगुलर से होते हैं, उस पे मैक्रोफेज एक्ट नहीं कर सकता,
उसे पहले एक तरह के रैपर से कवर कर दिया गया ताकि उसको मैक्रोफेज उसकी तरफ आए और उसको खा जाए वो। इसे कहते हैं क्या? ऑप्सोनाइजेशन। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया? तो ये याद हो गया, बताओ इसे कहते हैं मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। चलिए अब मैं बता रहा हूं आपको कि अब कैसे हमारे बॉडी में सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम का एक्शन होता है। समझ में आ गया बच्चे सबको? ये सबने लिख लिया इसको? ठीक है, चलिए लिखिए आगे। अब मोड ऑफ एक्शन ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। चलिए आगे चले अब इसमें। ओके चलिए हटाते हैं इसको। अब देखो CMIS, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। देखो इसमें क्या होता है, देखिए देखो, जैसे मान लो इसमें ये एक मैक्रोफेज है, ठीक है, और मैक्रोफेज के ऊपर मान लो ये देखो ऐसा, मैक्रोफेज के ऊपर मान लो ये एक, ये पहले ही बताया था मैंने आपको, ये एक प्रोसेस्ड क्या बताओ एंटीजन है। जैसे पहले बताया था वही चीज यहां भी हो रहा है, देखो। और अब देखो यहां पर ऐसे, देखिए अब इसको स्कैन करने के लिए देखो यहां पर ये जो ब्लू वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये आपका वही, देखो यहां पर ऐसे, देखिए एक्चुअली ये जो आप देख रहे हो यहां पर, इसे कहते हैं क्या? किलर टी सेल्स। किलर टी सेल्स कहते हैं इसको। और ये याद रखिएगा कि यहां जो MHC आता है, देखो ये MHC जो देख रहे हैं यहां पर, अब इसे कहते हैं MHC1। वो 2 था वहां पर, यहां 1, देखो यहां पे 1 होता है, वहां 2 था यहां पे 1 होता है। और इसको स्कैन कौन कर रहा है? किलर टी सेल्स। और इसके पास क्या होता है, देखो ये, इसे कहते हैं क्या? CD8 रिसेप्टर कहते हैं। देखो इसको, हेल्पर में क्या है बताओ? हेल्पर में क्या होता है? CD4 होता है, यहां CD8 होता है, ठीक है। और देखो ऐसे याद रखिएगा, इफ किलर टी सेल्स recognize antigen as non-self killer T cells secrete परफोरीन। इसको कहते हैं परफोरीन कहते हैं, ये पहले बताया था मैंने आपको। इसको पोर्स फॉर्मिंग केमिकल्स कहा जाता है इसको। और क्या होगा बताओ? ये किलर टी सेल्स अब क्या बनाएगा? परफोरिन्स एक्ट करेगा। देखो यहां पर इसके मेम्ब्रेन पे, यहां क्या बनेगा? जो जैसे नेचुरल किलर सेल्स का एक्शन था वही होता है। देखो यहां पर ये बन गए, यहां देखो पोर्ट्स बन गए। पोर्ट्स के थ्रू अब क्या होगा? फ्लूइड की एंट्री होगी, ECF का पार्ट इसमें आएगा, और ये पूरा का पूरा सेल जो होता है देखो, ये बर्स्ट कर जाता है।
सिंपल। देखो किलर टी सेल्स का काम बिल्कुल सीधा साधा है, ये पहचानता है, खुद पहचानता है, खुद मारता है। किलर टी सेल्स स्कैन करता है वैसे पैथोजेंस को जो इंट्रा सेलुलर होता है, जो सेल्स के अंदर चले जाते हैं अपने आप। तो इंट्रा सेलुलर पैथोजेंस को, इसके एंटीजेंस को पहचानता है ये, और जिस सेल्स के अंदर ये जा चुका है उस सेल्स को ये बर्स्ट कर देता है, उस सेल्स की कहानी खत्म हो गई। देखो समझ में आ गया बच्चे मैं क्या बोल रहा हूं? तो देखो प्रोसेस क्या हुआ, पहले पहचाना गया, किसने पहचाना? किलर टी सेल्स ने। इसे साइटोटॉक्सिक टी सेल्स भी कहते हैं। किलर टी सेल्स पहचानता है, फिर एक केमिकल रिलीज करता है जिसका नाम है परफोरिन। परफोरिन की वजह से पोर्स का फॉर्मेशन होता है, पोर्स की वजह से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की एंट्री होती है उस पर्टिकुलर सेल्स के अंदर। देखो एक्चुअली ये जो आप देख रहे हैं अभी, ये एक मैक्रोफेज ऑब्लिक इसको कह सकते हैं आप। देखो ये मैक्रोफेज भी हो सकता है या ये कोई नॉर्मल सेल्स भी हो सकता है, एनीथिंग, कोई भी नॉर्मल सेल या कोई भी मैक्रोफेज। मैंने पहले कहा था कि CMIS का एक्शन किसके लिए होता है? इंट्रा सेलुलर पैथोजेंस के लिए, जो सेल्स के अंदर चले जाते हैं, जैसे वायरस वगैरह होता है। आप जानते हैं कि वायरसेस सेल्स के बाहर मल्टीप्लाई नहीं करता, वायरसेस का जो मल्टीप्लिकेशन है वो सेल्स के अंदर होता है। क्लियर, समझ में आ गया ये चीज आपको? हाँ जी बच्चे, समझ में आ गया आपको ये? तो देखो किलर टी सेल सिक्रीट परफोरिन, पोर्स फॉर्मेशन in infected cells and complete cell क्या हुआ? burst out कहता है। हाँ, उसमें क्या आया था बताओ? उसमें था नेचुरल किलर सेल जो नॉन स्पेसिफिक होता है, लेकिन ये स्पेसिफिक एक्शन होता है। किलर टी सेल्स का काम ये आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आता है। वो जो NK सेल्स था वो नॉन स्पेसिफिक वाले पार्ट में था, वो इनेट में आता है। काम करने का तरीका एक ही जैसा है, बट दोनों में डिफरेंस ये कि वो स्पेसिफिक होता है, ये नॉन स्पेसिफिक होता है। मतलब वो नॉन स्पेसिफिक था, ये स्पेसिफिक होता है। ठीक है बच्चों? और मैंने कहा था कि CMIS का एक्शन कहां कहां होता है, मैंने पहले बता दिया था आपको। इंट्रा सेलुलर पैथोजेंस को खत्म करने के लिए, कैंसरस सेल से लड़ने के लिए भी होता है, और मैंने बता दिया था कि जो ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है वो भी इसी की वजह से होता है। ठीक है? तो ये सबने लिख लिया। तो देखो इसमें दो टर्म याद रखना, देखो कि किलर टी सेल्स में क्या होता है बताओ? CD8 कहते हैं। इसमें रिक्वायर्ड MHC 1 होता है। ये किसके लिए होता है? किलर के लिए। जहां पे CD4 होगा और जहां पे MHC 2 होता है, ये मैंने कहा था ये किसके लिए होता है बताओ? ये हेल्पर के लिए होता है, ये हेल्पर टी सेल्स के लिए होता है। एनामिनिस्टिक का मतलब ज्यादा, रैपिड, फास्ट। ठीक है? एनामिनिस्टिक मींस फास्ट, रैपिड जो होता है। ठीक है बच्चों? तो चलिए, अब थोड़ा गर्मी ज्यादा हो गया रूम के अंदर, तो आज यहीं पे अब एंड करते हैं इसको। अब आगे की कहानी अब अगली क्लास में बताऊंगा आपको।